प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम लोग बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की चौथी यूनिट रीतिकाल पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने रीतिबद्ध कवियों का परिचय और उनके काव्य की विशेषताएं देखी। आज हम रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बिहारी दास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 भागों में किया था: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिसिद्ध कवि कौन होते हैं? रीतिसिद्ध कवि वे कवि होते हैं जिनको रीति का ज्ञान होता है, लक्षण ग्रंथों का ज्ञान होता है, लेकिन वे किसी भी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं करते। हाँ, उन लक्षण ग्रंथों के जो ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है उसका उपयोग अपनी रचनाओं में करते हैं। और ऐसे ही कवि थे कविवर बिहारी दास। बिहारी दास जी को रीति ग्रंथों का अद्भुत ज्ञान था और उन्होंने इस काल की जो विशेषता है काव्यांग निरूपण, प्रधान विशेषता, प्रधान प्रवृत्ति, उसको छोड़कर अपने स्वयं के कौशल से एक अद्भुत अपूर्व रचना की, एकमात्र रचना की, बिहारी सतसई, जिसमें उन्होंने अपने रीति के ज्ञान का भरपूर उपयोग किया, लेकिन स्वयं किसी लक्षण ग्रंथ का निर्माण नहीं किया, किसी रीति ग्रंथ का निर्माण नहीं किया। इसलिए बिहारी दास जी रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। बिहारी दास रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी हैं। आचार्य शुक्ल ने बताया कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कोई हैं तो बिहारी हैं, और बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि इसलिए माना जाता है कि इन्होंने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीतिकाल की संपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रकट किया। इनकी जो रचना है उसमें रीतिकाल की संपूर्ण विशेषताएं प्रकट होती है, जिससे इनकी रचना बिहारी सतसई को रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना व बिहारी दास जी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। आइए हम बिहारी दास के बारे में जानते हैं। देखिए, बिहारी जो हैं, इनका जन्म 1595 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ और सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में एकमात्र रचना का प्रणयन किया, वह थी बिहारी सतसई। यह रचना उनकी मृत्यु से ठीक 1 वर्ष पूर्व 1662 ईस्वी में पूर्ण हुई। इनके बारे में कहा जाता है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बूंदेले बाल, तरुणाई बीती सुघर, मथुरा बसे ससुराल। मतलब इनका जो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ, बुंदेलखंड में इनका बचपन बीता, और जब इनकी युवावस्था आई और इनकी शादी हुई तो ये अपने ससुराल में मथुरा में बस गए, घर जमाई बनकर। बिहारी दास जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनको अनेक राजाओं के यहाँ से वृत्ति प्राप्त होती थी। एक बार इनका जयपुर आगमन हुआ सन 1645 ईस्वी में, और उस समय जयपुर के राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह की नई शादी हुई थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ प्यार मोहब्बत में व्यस्त थे, और जब बिहारी दास जी दरबार में पहुँचे और उन्होंने अपना संदेश राजा जी तक पहुँचाया तो राजा जी उनसे मिलने नहीं आए। बिहारी दास जी बहुत ही कुशल थे, बहुज्ञ थे। उन्होंने एक दोहा लिखकर राजा जी के पास भेजा और उस दोहे से राजा जी को नीति का ज्ञान हुआ और वो तुरंत दौड़े चले आए।
और वह दोहा इतिहास प्रसिद्ध हो गया। इस दोहे को सुनकर मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने उन्हें ऐसे अनेक दोहों की रचना लिखने के लिए कहा और प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की अशरफी इनाम देने को कहा कि आप ऐसे दोहे लिखते जाइए, मैं आपको हर दोहे पर एक सोने की अशरफी दूंगा। तो बिहारी दास जी इसलिए भी प्रसिद्ध हैं उनके आश्रयदाता राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह द्वारा प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की अशरफी दी जाती थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को उन्होंने जो दोहा भेजा वो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास अहिकाल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। देखिए, इस दोहे में जो वर्णन किया गया है वह वर्णन भंवरे और फूल या कली के प्रेम का वर्णन है। और राजा जी के दरबार में ये सब वस्तुएं नहीं थी, न तो कोई फूल थे, न कलियां थी, न ही भंवरा था। और उन्होंने भंवरा और कली को माध्यम बनाकर राजा जी को संदेश भेजा। जो वहाँ प्रस्तुत नहीं थे उनको माध्यम बनाकर उन्होंने संदेश भेजा। तो ये जो दोहा है, इस दोहा छंद में खूबसूरत अलंकार का प्रयोग हुआ है और वह अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति के नाम से जाना जाता है। अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति अलंकार में कवि द्वारा अप्रस्तुत बात के माध्यम से प्रस्तुत बात यानी जो बात वो कहना चाहता है वह कही जाती है। राजा जी के दरबार में न तो अली था न कलियां थी, लेकिन उन्होंने अप्रस्तुत के माध्यम से राजा जी को संदेश पहुंचाया कि हे राजा जी, हे भंवरे अली। अली यहाँ भंवरे का अली का अर्थ यहाँ भंवरा है और भंवरा जो है मिर्ज़ा राजा जयसिंह का प्रतीक है। और कली फूल बनने से पहले की अवस्था कहलाती है और यहाँ कली के रूप में राजा जी की नई नवेली दुल्हन थी। उन्होंने कहा कि हे भंवरे, न तो अभी तक इस कली में पराग आया है, न ही इससे मीठा मीठा शहद प्राप्त हो रहा है, न ही इस कली का पूरा विकास हुआ है। हे भंवरे, तू इस कली के आकर्षण में अभी बंधा है, जब इसमें न तो पराग है, न मीठा शहद है, न ही इसका पूर्ण विकास हुआ है। जब ये कली विकसित होगी, जब इसमें पराग आएगा, जब मीठा शहद आएगा, जब इसका पूर्ण विकास होकर जब ये फूल बन जाएगी, तब तेरा क्या हाल होगा। कहने का अर्थ ये था कि हे राजा जी, आपकी जो दुल्हन है वह अभी उम्र में छोटी है और अभी वो परिपक्व नहीं हुई है। अपरिपक्व अवस्था में आपका अपनी नई नवेली दुल्हन के प्रति इतना प्रेम है, तो जब ये परिपक्व हो जाएगी, जब ये अधिक परिपक्व होकर अधिक सुंदर दिखने लगेगी, तब आपका क्या हाल होगा। आप जनता की तरफ ध्यान दीजिए। और यह सुनकर राजा जी को इस अन्योक्ति के माध्यम से संदेश समझ में आया और वो दौड़े चले आए। एक और बात कि अन्योक्ति अलंकार जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति में भी दो प्रकार के भेद होते हैं व्यंजना के, आर्थी और शाब्दी। यहाँ आर्थी व्यंजना होगी, जहाँ जहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा वहाँ वहाँ आर्थी व्यंजना होगी, क्योंकि शब्दों को बदल देने पर भी व्यंजना यही रहेगी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह द्वारा बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर दी गई एवं प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की अशरफी का वादा किया गया। बिहारी दास जी माथुर परिवार में जन्मे थे, चौबे जाति के थे, चतुर्वेदी थे। इनके पिताजी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी स्वयं निम्बार्क संप्रदाय को मानते हैं, यह हमें याद रखना है, क्योंकि बिहारी सतसई का जो पहला दोहा है वह राधा जी को समर्पित है। लेकिन इस दोहे को देखकर हम लोगों में ये पूर्वाग्रह हो जाता है कि बिहारी राधा वल्लभी थे। नहीं, हमें इस बात को याद रखना है कि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। राधा कृष्ण की जहाँ युगलोपासना होती है उस संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी सतसई के बारे में थोड़ा जान लें। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं, जिसमें
70 दोहे भक्ति व नीति के हैं और शेष सभी श्रृंगार के हैं। यानी इस रचना में भक्ति, नीति व श्रृंगार की त्रिवेणी है। नगेंद्र के अनुसार रचना की भाषा ब्रज है और दोहे मुक्तक हैं, मुक्तक रचना है। देखिए, शुक्ल जी जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि श्रृंगार रस के जितने भी इतिहास में ग्रंथ हुए हैं उसमें बिहारी सत्सई को जितनी ख्याति मिली, जितनी प्रसिद्धि मिली, उतनी किसी रचना को नहीं हुई। इनका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है, ये कहा शुक्ल जी ने। सामंती वातावरण व रीतिकाल की समस्त मनोवृत्तियों का पूर्ण चित्रण बिहारी सत्सई में मिलता है। जो दरबारी वातावरण है, दरबार में जो षड्यंत्र है, कूटनीति है, दरबार में जो भोग विलास है, दरबार में जो खुलापन है, उन सब का चित्रण बिहारी ने अपनी रचना बिहारी सत्सई में किया। इसीलिए बिहारी सत्सई को रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना और बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। बिहारी सत्सई का प्रथम दोहा जो राधा जी को मंगलाचरण, बिहारी सत्सई के मंगलाचरण में राधा जी को समर्पित है, जिसमें वो राधा जी से आग्रह करते हैं कि आप जो हैं मेरी इस रचना को निर्विघ्न पूर्ण करें। उस रचना में भी इनकी अलंकार प्रियता, इनका चमत्कार प्रदर्शन करने का गुण, इनका चित्रकारी या रंग संयोजन का जो ज्ञान है वो प्रकट होता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। कि मेरी सांसारिक बाधाओं को समाप्त करो, मेरी इस बिहारी सत्सई को निर्विघ्न पूर्ण करो, हे राधे। वह राधे, ये यहाँ पर देखिए कह रहे हैं राधा नागरी सोई। नागरी अर्थात नगर की स्त्री। नगर से बना शब्द है। नागरी का मतलब नगर की स्त्री होता है, कि वही नगर की स्त्री राधा जो है मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करेगी, जिनके शरीर की परछाई गिरने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें खूबसूरत श्लेष अलंकार है, और यहाँ जो झाई है, झलक है, श्याम शब्द है और हरित शब्द है, इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। और खूबसूरत रंगों का संयोजन भी है कि राधा जी गौर वर्ण की है और श्याम यानी कृष्ण जो है काले रंग के हैं। तो काला और जो गौर वर्ण यानी पित्त वर्ण माना जाता है, पीला वर्ण। काला और पीला जब रंग मिलता है तो हरा रंग बनता है। ये उनके रंग संयोजन के ज्ञान का यहाँ प्राकट्य होता है। एक और बात, बिहारी दास जी की जो रचना है उसमें गांव के प्रति जो उनकी भावनाएं प्रकट हुई है वो पूर्वाग्रह युक्त है। उन्होंने गांव और गांव की संस्कृति का चित्रण जो है खूबसूरती से न करके गांव और गांव की संस्कृति और उनके लोगों के चित्रण के प्रति जो मानसिकता दिखाई है वह ठीक नहीं है, ऐसा माना गया है। ऐसा इतिहासकारों द्वारा माना गया है कि उनके बिहारी सत्सई नामक रचना में जो नागरी संस्कृति है उसका सुंदर चित्रण है, गांव के प्रति उनका पूर्वाग्रह था। ग्रामीण संस्कृति का उन्होंने जगह जगह उपहास किया है, इसलिए इतिहासकार बच्चन सिंह ने इनको अभिजात्य कवि कहा। अभिजात संस्कृति का वर्णन मिलता है इसलिए। अब देखिए हम सत्सई पर कुछ और टिप्पणियां पढ़ते हैं। तुलनात्मक आलोचना के प्रणेता हुए पद्म सिंह शर्मा, उन्होंने बिहारी सत्सई की टीका लिखी और सत्सई को शक्कर की रोटी कहा कि ये सत्सई जो है इसके दोहे इतने मीठे हैं कि शक्कर की रोटी जैसा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्सई पर टिप्पणी देते हुए कहा कि सत्सई जो है रसिकों के हृदय का घर है। और अंग्रेज इतिहासकार, हिंदी साहित्य का मतलब प्रथम काल विभाजन करने वाले इतिहासकार ग्रियर्सन जो हैं, उन्होंने बिहारी के बारे में, बिहारी सत्सई के बारे में लिखा कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। किसी ग्रंथ की प्रसिद्धि का पता इस बात से चलता है कि उसके अनुवाद कितने हुए। जिस तरह संस्कृत काव्यशास्त्र में
काव्य प्रकाश रचना अत्यंत प्रसिद्ध रही, क्योंकि मम्मट के काव्य प्रकाश के ढेरों अनुवाद हुए। उसी तरीके से बिहारी सतसई की जो टीकाएँ थी वो अनेक भाषाओं में लिखी गई, विभिन्न शैलियों में लिखी गई। सबसे पहली टीका बताया जाता है ऐसा कि इनके पुत्र थे, दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए, इनके स्वयं के पुत्र नहीं थे, गोद लिए हुए थे, निरंजन कृष्ण। उन्होंने सवैया छंद में इसका टीका लिखा। संस्कृत भाषा में परमानंद श्रीवास्तव ने, फारसी भाषा में फिरंगी सतसई के नाम से आनंदीलाल जोशी ने, उर्दू में मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी सतसई का खड़ी बोली का प्रथम टीका लल्लू लाल ने लिखा, और उस रचना का नाम था लाल चंद्रिका। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। बिहारी का पहला टीका निरंजन कृष्ण ने लिखा, लेकिन खड़ी बोली हिंदी में प्रथम टीका लल्लू लाल जी के द्वारा लिखा गया। दोहों को कुंडलियां छंद में रूपांतरित करके बिहारी विहार के नाम से अंबिका दत्त व्यास ने ब्रज भाषा में लिखा। बिहारी की प्रामाणिक टीका यदि किसी की मानी जाती है तो वो ब्रज भाषा में लिखी थी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, बिहारी रत्नाकर के नाम से। अब एक अंतिम बात और कि इतिहास में एक बहुत विवाद का विषय रहा कि बिहारी कवि के रूप में बड़े थे या कवि के रूप में देव बड़े थे, बिहारी बड़े कि देव। इस विवाद के जन्मदाता इतिहासकार मिश्र बंधु थे। हिंदी नवरत्न 1910 में उनकी एक पुस्तक आई, उसमें बिहारी और देव की तुलना प्रस्तुत की और देव को बड़ा बताया बिहारी से। देव कवि बिहारी से बड़े हैं, महान हैं। उसके पश्चात ये एक परंपरा चल पड़ी। फिर लाला भगवान दीन जो बिहारी के साहित्य को देव से उच्च कोटि का मानते हैं, उन्होंने बिहारी और देव नामक पुस्तक लिखी। फिर आए कृष्ण बिहारी मिश्र, उन्होंने देव को बिहारी से बड़ा बताते हुए पुस्तक लिखी देव व बिहारी। तो ये एक आलोचना की परंपरा चल पड़ी। अब बिहारी सतसई जो है उसके बारे में एक बात और कि बिहारी ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार नायिका के भावों और अनुभवों का जैसा चित्रण बिहारी ने किया वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। लेकिन शुक्ल जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह गए। उन्होंने ये कहा कि बिहारी के काव्य में जो श्रृंगार वर्णन हुआ है उस वर्णन में उनके भावों की पहुंच प्रेम की उच्च भूमि को स्पर्श नहीं कर पाती। हालांकि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो प्रेम है। भाई जहाँ प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, और प्रेम का जो उदात्त स्वरूप है वह बिहारी के काव्य में देखने को नहीं मिलता। बिहारी का श्रृंगार वर्णन प्रेम के उच्च स्तर को नहीं छू पाता। कारण यह है कि बिहारी दास जी ने दरबारी काव्य का चित्रण किया, राजा जी की मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए किया। उन्होंने जिस प्रेम का वर्णन किया वो उनके स्वयं का भोगा हुआ नहीं था, और उन्होंने संयोग श्रृंगार का अधिक वर्णन किया। प्रेम की कसौटी विरह होता है, वियोग ही प्रेम की कसौटी है, और जो स्वयं उस प्रेम का भोगता है, चाहे वह संयोग है और वह या वियोग है, उसका वर्णन यदि वह करता है तो वह उच्च कोटि का होता है। जैसे घनानंद का प्रेम, घनानंद ने स्वयं प्रेम किया था, विरह भोगा था, और उन्होंने उस विरह को बहुत ही खूबसूरत और मार्मिक अंदाज में पिरोया। तो घनानंद का श्रृंगार वर्णन आकर्षक माना जाता है, उच्च कोटि का माना जाता है। उनका श्रृंगार वर्णन प्रेम के उच्चतर सोपान को स्पर्श करता है। लेकिन बिहारी दास जी दरबारी मनोवृत्ति का काव्य लिखते थे, शासक की मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए लिखते थे। उनके द्वारा जो श्रृंगार वर्णन किया गया है वो उनके स्वयं का भोगा हुआ नहीं है। इसलिए बिहारी के काव्य में संयोग श्रृंगार का तो सुंदर वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन वियोग वर्णन में बिहारी का वर्णन ऊहात्मक माना जाता है। वो इतनी कल्पना करते हैं कि उनके विरह वर्णन को सुनकर हंसी आने लगती है, हास्यास्पद है। बिहारी की सतसई पर 3 प्रमुख रचनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। एक तो प्राकृत भाषा में हाल कवि की गाथा सप्तशती, संस्कृत भाषा में
अमरूक की अमरूक शतक, और संस्कृत की एक और रचना है गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती। और बिहारी सतसई के दोहे जो हैं उनका साम्य, मतलब उनसे मिलते जुलते दोहे यदि कहीं हमें देखने को मिलते हैं तो कृपाराम की हित तरंगिणी, जो कि बिहारी से काफ़ी पहले लिखी गई थी, और रहीम का बरवे नाई का भेद, इन दोनों रचनाओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी बिहारी जो बिहारी की जो रचना थी बिहारी सतसई, वो 5 रचनाओं से प्रभावित थी। इनकी भाषा के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी भाषा चलती हुई साहित्यिक ब्रज भाषा थी और जिस पर बुंदेलखंड का प्रभाव था, बुंदेली बोली का प्रभाव था। एक बात ये जरूर है कि इनका ग्रंथ रहा बहुत प्रसिद्ध, तो इसलिए शुक्ल जी ने कहा कि इन्होंने सतसई के अतिरिक्त कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ये बात साहित्य में इस तथ्य की घोषणा करती है कि किसी कवि की कीर्ति उसकी रचनाओं के परिमाण के आधार पर नहीं होती, रचना की गुणवत्ता से होती है। यानी किसी ने बहुत सारी रचनाएं लिख दी है, जैसे देव कवि, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिख दी है, लेकिन वो रचनाएं गुणवत्तापूर्ण नहीं है। लेकिन बिहारी ने मात्र एक रचना लिखी और वह रचना गुणवत्तापूर्ण है, इसलिए बिहारी का यश जो है उसका ये प्रमाण है कि रचना गुणवत्तापूर्ण होने पर ही अमर होती है। इसके अलावा शुक्ल जी ने एक जगह प्रबंध और मुक्तक की जो विशेषता बताई वो बिहारी के मुक्तक दोहों को देखते हुए बताई। उन्होंने कहा प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, इसलिए मुक्तक सभा समाज के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो हमने ये जाना। देखिए आज की कक्षा में हमने बिहारी के बारे में, बिहारी के काव्य के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने क्या कहा, बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस का अनूठा वर्णन है लेकिन श्रृंगार रस प्रेम के उच्चतर सोपान को नहीं छूता, बिहारी की रचनाओं पर किसका प्रभाव है, इन सब के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम ये जानेंगे कि बिहारी के काव्य की क्या विशेषताएं थी। तो मैं कक्षा को समाप्त करूं उससे पहले आपको आज का गृह कार्य दे दूं। आप प्रश्न लिख लीजिए। एक प्रश्न आप ये लिखिए कि बिहारी व मिर्ज़ा राजा जयसिंह का परस्पर क्या संबंध था, और बिहारी द्वारा मिर्ज़ा राजा जयसिंह को भेजे गए प्रथम दोहे को उद्धृत करते हुए उसकी शिल्पगत विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न लिखिए बिहारी सतसई किन रचनाओं से प्रभावित थी, लिखिए। तीसरा प्रश्न लिखिए बिहारी के साहित्य के बारे में शुक्ल जी के विभिन्न विचार क्या थे। और अगली कक्षा में हम बिहारी के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप नोटबुक में करके और मुझे भिजवाइए व्हाट्सएप से। शुक्रिया।